सबसे पहले वो कहाँ गए, तो वो मुस्लिम धर्म स्थल जो है वहाँ गए, इमारत सरिया में गए, वहाँ पीर साहब से मिले। फिर खानकाह में भी गए, वहाँ भी उन्होंने शीश नवाया, आशीर्वाद लिया, टोपी पहन लिया, टोपी पहना। तो ये इसलिए वो कर रहे हैं कि वहाँ MIM के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आकर के सभा किए, उनके उम्मीदवार वहाँ से खड़े हैं और अच्छी खासी भीड़ मिली। तो वो वोट न काट पाएँ, मुस्लिम वोट वो न काट पाएँ, इसलिए उन्होंने वो वहाँ इमारत सरिया में जाने के लिए ये किया, कोशिश गए वहाँ की कम से कम इस कनेक्ट को हम जोड़ें और मुस्लिम वोट जो इधर उधर छिटकने की गुंजाइश जो बन रही है वो गुंजाइश समाप्त हो जाए और वो सारा वोट हमारे साथ जुड़ जाए, उनकी बेटी को मिल जाए। फिर उसके बाद रोड शो भी किया, ये लालू का पहला रोड शो था। छपरा में रोड शो नहीं किया था, मगर यहाँ बजाता रोड शो किया उन्होंने अपने पाटलिपुत्रा क्षेत्र में, दानापुर के एरिया में। तो ये ठीक है, चुनाव लड़ रही हैं बेटियां तो प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर दूसरे क्षेत्रों में भी जाना चाहिए था ताकि। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। खबरों से खबरदार, यानी कि खबरों के पीछे क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है बिहार में, क्या कुछ सियासत में इस समय जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, ऊँट किस करवट बैठेगी, बिहार में शासन व्यवस्था क्या है, बिहार में सरकार कैसी चल रही है, या फिर बिहार में ताज़ा खबरें कौन सी ट्रेंड कर रही है, तमाम तरह के बातों पर, उसके पीछे की मंशा पर हम चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से अंतिम चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है, 1 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सर, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी में घटनाएं हुई है, छात्र की मौत हो गई। देखिए, ये इतनी दर्दनाक घटना है कि और उसको याद करके ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दिन दहाड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहाँ पुलिस तैनात है, परीक्षाएं चल रही हैं, वहाँ सबके सामने एक छात्र को 15-20 लोग घेर करके पीट पीट करके मार डालते हैं और फिर फरार हो जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। तो ये बतलाता है कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। लगता ही नहीं कि कोई पुलिसिंग है यहाँ, कोई सरकार भी है यहाँ। और ये तो बहुत क्रूरतम घटना है, किस तरह से किसी छात्र को दिन दहाड़े और लाठी से, डंडे से, हॉकी स्टिक से, ईंट से पीट पीट करके, कूच कूच करके मार डाला गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार सरकार के लिए और ये एक काला अध्याय है। मगर ये घटना अकेली नहीं है। बिहार, पटना में और पूरे बिहार में रोज दिन दहाड़े लूट की, छिनतई की, मर्डर की घटनाएं हो रही हैं। बैंक लूटे जा रहे हैं, ATM लूटे जा रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं तो उनके गले की चेन छीन ली जा रही है, जो कोई मोबाइल से बात करते जा रहा है मोबाइल छीन लिया जा रहा है, और यात्री जो आते हैं बाहर से तो टेम्पो पर बैठा के उनको टेम्पो वाले लूट रहे हैं। तो यानी एकदम लगता है कि अराजक की स्थिति हो गई है। तो क्या बिहार से सुशासन बाबू अब फेल हो गए हैं? सुशासन तो वो धब्बा बन गए हैं, बिहार के लिए धब्बा है ये सरकार। और NDA का देखिए कमाल की, NDA कह रही है कि जंगल राज फिर से लौट ना आवे, इसलिए आप NDA को के उम्मीदवारों को जिताइए। अब दूसरा जंगल राज क्या लौटेगा? जंगल राज से बड़ी जंगल राज, अगर इसको सुशासन कहते हैं तो फिर जंगल राज किसको कहेंगे? इसका जवाब NDA के नेताओं को देना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस विभाग सीधे उनके अधीन है। तो एकदम ये नकारापन है, ये निकम्मी सरकार हो गई है। और इतनी इस तरह की घटना पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में हमको लगता है कि पहली ऐसी घटना है जब किसी एक निहत्थे छात्र को घेर करके 15-20 अपराधी गुंडे और उसको पीट के, कूच करके उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस मुख्य दर्शक बनी रहे, पुलिस वहाँ मौजूद है, कुछ नहीं कर रही, लाचार है, बेबस है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस को मैसेज है कि कुछ नहीं करना है। घटना के बाद जाके जो तफ्तीश होती है, खानापुरी होती है और जो रिपोर्ट बनाने का काम है वो करना है।
तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है, और इसकी जितनी आलोचना की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम ही है। इसके लिए सब इसको कम समझा कर जाए रहे कि हैं। एक प्रशासनिक हत्या है, मिली भगत वाली हत्या है, ऐसा भी कहा जा सकता है। नहीं, ये चूक है, सरकार की बड़ी चूक है, पुलिसिंग की चूक है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी को लेकर कहा जाता है, लगातार एशिया का ऑक्सफोर्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग उठती रहती है, इस तरह की घटनाएं जब कैंपस में हो रही है तो क्या शैक्षणिक व्यवस्थाएं पर कितना असर पड़ता है? शैक्षणिक व्यवस्था तो चौपट है ही। शिक्षा विभाग और राजभवन के विवाद में तो चौपट हो ही गया है, पहले ही से चौपट है। सेशन लेट चलते हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं, तमाम तरह के वहाँ बैड एलिमेंट्स हावी रहते हैं, हॉस्टलों के बीच हमेशा गैंगवार की स्थिति बनी रहती है। तो ये बहुत, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी है बिहार में, उसकी हालत बहुत ख़राब है, और इसीलिए छात्रों का बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। बिहार से बाहर जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। जैसे बच्चा मैट्रिक पास किया, लोग बाहर भेज देते हैं कि कम से कम पढ़ लिख ले, थोड़ा आदमी बन जाए। बिहार में तो पढ़ने लिखने का माहौल ही नहीं है। जिस तरीके से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उससे क्या लगता है, क्या कुछ आगे कुछ? नहीं, प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए था, बहुत ज़रूरी था ये प्रोटेस्ट। इससे अपराधियों का मनोबल गिरेगा और पुलिस को थोड़ा सजग होने का संदेश जाएगा कि अगर पुलिस सजग नहीं होगी तो जनता, आज तो छात्र उतरे हैं, कल जनता सड़कों पर उतरेगी। सरकार अगर सचेत नहीं हुई तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा पटना की सड़कों पर लगेगा, जो 74 के आंदोलन में जेपी के नेतृत्व में लोग लगाया करते थे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दुखदाई है और प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन लोकसभा का मौसम है और लोकसभा का चुनाव में जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में हैं, बिहार में प्रमुख विपक्षी दल यानी राजद के सुप्रीमो लालू यादव भी प्रचार अभियान में अब जुट गए हैं आखिरी मरहले में। लालू यादव को लेकर क्या कहिएगा? 40 लोकसभा सीट में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में अपोजिशन चुनाव लड़ रही है। कहीं प्रचार करने नहीं गए, पहले छपरा और अब पाटलिपुत्रा। इसीलिए तो उन पर आरोप लग रहा है। और जो एनडीए की ओर से जो आरोप लगता है कि लालू परिवार में सिमटे हुए हैं, परिवार को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और परिवार के लोगों को, बच्चों को अपने राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में हैं, तो ये आरोपों की पुष्टि वो खुद कर रहे हैं। कुछ कहने और करने की इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ 2 जगह प्रचार किया, 40 सीटों में सिर्फ 2 जगह। एक जगह छपरा, जहाँ से उनकी बेटी एक रोहिणी आचार्य उम्मीदवार थी, वहाँ वो उन्होंने कैंप किया, प्रचार किया, लोगों से बातचीत की, नुक्कड़ सभाएं भी की। और दूसरा जो प्रचार वो करने निकले तो वो पाटलिपुत्र सीट के लिए, जहाँ से उनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में है। तो सिर्फ परिवार के बेटियों के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं, दूसरे उम्मीदवारों के लिए नहीं करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर दूसरे जगह घूम करके वहाँ कुछ एक शब्द बोल देते, उतने से लोगों को, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ता या फिर अपने बेटी के लिए तबीयत ठीक हो जाता। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और इसीलिए उन पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि वो परिवार को स्थापित करने के लिए। और देखिए कि सबसे पहले वो कहाँ गए, तो वो मुस्लिम धर्म स्थल जो है वहाँ गए, इमारत सरिया में गए, वहाँ पीर साहब से मिले, फिर खानकाह में भी गए, वहाँ भी उन्होंने शीश नवाया, आशीर्वाद लिया, टोपी पहन लिया, टोपी पहना। तो ये इसलिए वो कर रहे हैं कि वहाँ MIM के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आकर के सभा किए, उनके उम्मीदवार वहाँ से खड़े हैं, अच्छी खासी भीड़ मिली, तो वो वोट न काट पाएँ, मुस्लिम वोट वो न काट पाएँ, इसलिए उन्होंने वो वहाँ इमारत सरिया में जाने के लिए ये किया, कोशिश गए वहाँ की कम से कम इस कनेक्ट को हम जोड़ें और मुस्लिम वोट जो इधर उधर छिटकने की गुंजाइश जो बन रही है वो गुंजाइश समाप्त हो जाए और वो सारा वोट हमारे साथ जुड़ जाए, उनकी बेटी को मिल जाए। और फिर उसके बाद रोड शो भी किया। ये लालू का पहला रोड शो था। छपरा में रोड शो नहीं किया था, मगर यहाँ बजाता रोड शो किया उन्होंने अपने पाटलिपुत्रा क्षेत्र में, दानापुर के एरिया में। तो ये ठीक है, चुनाव लड़ रही हैं बेटियां तो प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर दूसरे क्षेत्रों में भी जाना चाहिए था ताकि विपक्ष को आरोप लगाने का ये मुद्दा एक न मिलता। उन्होंने खुद ये मुद्दा दे दिया है, बैठे बैठे एक मुद्दा दे दिया है, परिवारवाद के आरोपों की वो पुष्टि करते हुए दिख रहे हैं।
एक सवाल है कि क्या लालू यादव जिस तरीके से इमारत सरिया में गए हैं, वहाँ के सदर से मुलाकात की है, क्या आपको लगता है कि लालू यादव की इस मुलाकात से, जाने से, फुलवाड़ी में हालांकि उन्होंने लोगों को बातचीत भी की लोगों से, आपको लगता है कि मुसलमान अब फिर से लालू यादव पर विश्वास कर लेंगे? पाटलिपुत्रा में 2 बार हार चुकी है बेटी। नहीं, देखिए, लालू प्रसाद कोई पहली बार नहीं गए इमारत सरिया में, वो जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, तब भी वो जाते रहते हैं। और तेजस्वी दूरी बनाए रहते हैं। तेजस्वी भी कभी कभी जाते हैं, जब विशेष कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो जाते ही हैं वो। और रोज़ा इफ्तार ये सब पार्टी भी देते हैं वो। तो और मुस्लिम वोट तो लालू के साथ अटैच है ही, तो थोड़े बहुत वोटर जरूर इधर उधर जाते हैं, मगर जो मेजॉरिटी वोट है मुसलमानों का वो लालू प्रसाद के साथ जाता है। क्योंकि ये MY समीकरण माना जा रहा है कि बिहार में है, जो लालू यादव को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो वो इंटैक्ट रहे, वो वोट फिर इधर उधर ना जाए, MIM के प्रभाव में ना जाए, इसके लिए उन्होंने ये सब कार्यक्रम किया होगा कि एक बार फिर वो जो भावनात्मक संबंध एक है वो हम उसको ताज़ा करें, जोड़ें, लोगों के साथ एक कनेक्ट करें, मुस्लिम लोगों के साथ। तो इसलिए वो गए, ये एक चुनावी रणनीति है उनकी। बिल्कुल। तो लालू यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए पाटलिपुत्रा में घूम रहे हैं और वो अपने पुराने जो समीकरण है MY उसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ NDA के तमाम बड़े नेता लगातार बिहार में आ रहे हैं और NDA प्रत्याशी को आखिरी चरण में, यानी कि बचे के 8 लोकसभा क्षेत्रों में भारी जीत दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे। योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे, शाहाबाद के इलाका में उन्होंने बड़ी जनसभा संबोधित किया है RK सिंह के पक्ष में। इसको किस तरह देखते हैं? और उन्होंने कई सभाएं की, पटना में भी सभा की, पटना फिर साहिब में, हाँ। आरा में भी किया और दूसरे स्थानों में भी किया है। और उसके पहले कल मोहन यादव आए थे, उन्होंने भी कई सभाएं की, पाटलिपुत्र क्षेत्र में भी सभा की, फिर दूसरे इलाके में भी उन्होंने सभा की। JP नड्डा भी आए, शाहनवाज हुसैन भी घूम रहे हैं। तो इस पूरी ताकत NDA ने लगा रखी है कि अब अंतिम चरण की कोई सीट इधर उधर ना हो, सब सारी सीटें वो जीत सकें। इसके लिए जहाँ जहाँ लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमजोरी है, उसको वो रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं वो। तो उसी के तहत ये सभाएं हो रही हैं। और ये ख्याल रखा जा रहा है कि जिस नेता की सभा जहाँ रखी जाए वो उनकी जाति बहुल इलाका हो, ताकि वो जातियों को एक मैसेज जा सके। बिल्कुल। तो अब उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो रिजल्ट बताएगा, मगर ये है कि कोई पार्टी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और देखिए कि मज़े की बात यह है कि राहुल गांधी भी आ गए। एक बार पहले चरण के चुनाव में आए भागलपुर, खड़गे साहब जरूर बीच में कई बार आए, मगर ये तो सिर्फ 2 बार शुरू में और फिर अंत में आए। तो ये बतला रहा है कि पार्टियां किस तरह से जातीय आधार पर गोलबंदी कर रही हैं, मतदाताओं को अपने साथ कनेक्ट कर रही हैं। यानी कोई हथकंडा वो नहीं छोड़ना चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां, जिसे मतदाता इधर उधर छटके और भावनात्मक आधार पर, जातीय आधार पर, देश के नाम पर और विकास के नाम पर, गरीब लोगों की मदद के नाम पर तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को, वोटरों के दिल में जगह बनाई जा सके, उनका वोट लिया जा सके। इसके लिए कोशिश हो रही है। और योगी आदित्यनाथ ने तो कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ। ये बात वो अपनी हर सभा में कह रहे हैं। यानी राम मंदिर के मुद्दे को वो लोगों के सामने रख रहे हैं कि राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, भाजपा लेना चाह रही है राम मंदिर का। और स्वाभाविक है, भाजपा के प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो मंदिर बना और केंद्र सरकार की भूमिका उसमें रही, तो क्रेडिट वो लेने की कोशिश में है। अब वो कितना जनता के बीच ये मैसेज जाता है और कितना लोग कन्विंस होते हैं, ये वोट में बदल पाता है। वोट में वो बदल पाता है। क्योंकि जिस दिन राम मंदिर का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल था, एक बड़ा उत्साह था। तो भाजपा भी खुश थे कि इसका लाभ वोट में मिलेगा, मगर अभी वो उत्साह वैसा नहीं दिख रहा, लहर वैसा नहीं दिख रहा। मगर उस उत्साह को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश में है पार्टी। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उनका मतलब यही था कि उसी उत्साह को एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया जाए। तो वो वोट में कन्वर्ट कितना होता है ये तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने गृह जिला नालंदा में प्रचार लगातार किए हैं, वहाँ वो प्रचार भी कर रहे हैं।
वहाँ क्या लगता है, नीतीश कुमार प्रचार करने वो भी आखिरी चरण में जीत तोड़ से लगे हुए हैं? देखिए, वहाँ नालंदा में तो नीतीश कुमार की बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत बेहतर काम किया है उन्होंने, ज़िले का विकास किया है। खास करके राजगीर को तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उन्होंने बहुत खूबसूरती से डेवलप किया है, तो इसलिए उनका बहुत समर्थन है वहाँ। तो वहाँ हमको नहीं लगता है कि जदयू उम्मीदवार को जीतने में कोई वहाँ कठिनाई वहाँ फाइट नहीं है। लग रहा है। अभी जो स्थितियाँ लग रही हैं कि वो आसानी से निकल जाएंगे, मगर चुनाव में अंतिम क्षण में भी कुछ हो जाता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। नालंदा से युवा चेहरा है संदीप सौरभ। हाँ, तो जो पुराने उम्मीदवार हैं जदयू के तो वही हैं जो सिटिंग एमपी हैं, हाँ बिल्कुल। और फिर संदीप सौरभ हैं जो माले के हैं। तो अब कितना वो फाइट दे पाएंगे, क्योंकि माले का जनाधार भी सिकुड़ता जा रहा है। पहले जितना व्यापक आधार था अब उतना व्यापक आधार तो नहीं है, मगर ठीक है कि महागठबंधन के साथ है तो थोड़ी ताकत जरूर उसको मिलेगी और महागठबंधन का जो वोट है वो उनके साथ ट्रांसफ़र हो पाएगा, तो उसके आधार पर उनकी लड़ाई टिकी हुई है। मगर अभी वहाँ लग रहा है कि जदयू की स्थिति मजबूत है। बिल्कुल, तो अभी आप सुन रहे थे किस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी मरहले में सभी पार्टियों की तरफ से जी तोड़ मेहनत की जा रही है, लेकिन क्या कुछ परिणाम होंगे उस सबको इंतजार है, हमको भी इंतजार है। लेकिन आप इस आखिरी मरहले में 1 जून को मतदान होना है, आप मतदाता हैं तो मतदान करने जरूर जाइए। और बिहार में जिस तरीके से माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए और आपसी भाईचारे के साथ अपना मताधिकार का जरूर प्रयोग कीजिए। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।